नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से झूठी मूठी खबरें आपको पेश की जाती है इसको आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज, इस्फहान है। हमला भारतीय समय के अनुसार रविवार यानी आज सुबह 4:30 बजे हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स यानी कि पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की पूरी खेप गिरा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है और 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी इलाकों पर ईरानी मिसाइलें गिरी है। इजराइल में अब तक 86 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। लोकसभा चुनाव में 10 साल के बाद 2024 में कांग्रेस पार्टी ने 101 सीटें हासिल की थी। इसके अलावा एक दशक बाद कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की थी। वहीं 2 अन्य के साथ कांग्रेस आंकड़ा 2024 में 101 हो गया था। इसके बाद से नेता विपक्ष राहुल गांधी, पीएम मोदी और बीजेपी पर आक्रामक थे। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि कांग्रेस 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराएगी। इसके बाद राहुल ने गुजरात के कई दौरे भी किए और अब गुजरात कांग्रेस में बड़े फेरबदल किए हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार असद रहमान की रिपोर्ट बताती है कि 2 महीने से अधिक समय तक चली प्रक्रिया और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा 26 लोकसभा क्षेत्रों, 82 विधानसभा क्षेत्रों और 235 ब्लॉकों के दौरे के बाद बड़ा फैसला हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को संगठन सृजन अभियान के तहत गुजरात के लिए जिला और शहर इकाइयों के 40 प्रमुखों की नियुक्ति की है। इससे कांग्रेस की जिला यूनिट्स को सशक्त बनाने के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की कई नदियां उफान पर है। इस वजह से सिरोही जिले में दिल्ली गुजरात नेशनल हाईवे पर पानी भर गया। वहीं जोधपुर में पुलिया पर पानी के बीच से निकल रही कार नाले में गिर गई। पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले में शुक्रवार रात से ही हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। गुप्त गोदावरी पहाड़ी पर पानी का बहाव तेज होने से श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है। गुना जिले के फतेहगढ़ में कोहन नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने से 3 युवकों की मौत हो गई। उधर गुजरात के उत्तरी इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ में रविवार सुबह 2 घंटे में 101.6 mm यानी 4 इंच बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहाँ की स्थानीय नदी कालेड़ी उफान पर है। इससे आसपास के गाँव में घुटने तक पानी भर गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईरान इजराइल संघर्ष के मुद्दे पर भारत सरकार की चुप्पी और अस्पष्ट रुख पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने विदेश नीति को लेकर सरकार की मंशा और दिशा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारत को ऐसे समय में अपने सच्चे मित्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, अन्यथा यह विश्वासघात के समान होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया यह देखती है कि बुरे वक्त में आप किसके साथ खड़े हैं। अगर आप उस दोस्त के साथ नहीं खड़े हैं जिसने कभी आपका उपकार किया था तो ये विदेश नीति के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। उनका इशारा स्पष्ट रूप से भारत के उन पुराने मित्रों देशों की ओर था जो कभी संकट में भारत के साथ खड़े हुए थे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यदि सरकार ऐसा करने में असफल रहती है तो उसे विश्व गुरु कहलाने का ढोंग बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह सिर्फ नाम और प्रचार में व्यस्त है, जबकि असली संकट के समय वह जरूरी फैसले लेने से पीछे हट जाती है। यदि अब आपने सोशल मीडिया पर एक फेक खबर चलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अगर आपने खबर फैलाई तो आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए फेक खबर फैलाने के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। कर्नाटक सरकार इस तरह की गलत खबरों से निपटने के लिए कानून ला रही है, जिसको लेकर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि भारत गलत सूचना के मामले में पहले नंबर पर है, इसलिए हमें इससे निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने जरूरी है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में एक विधेयक पेश किया जिसमें फेक खबर
फैलाने वाले को 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कर्नाटक सरकार की तरफ से गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए विधेयक पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि भारत दुनिया में गलत सूचना की राजधानी है। उन्होंने कहा कि विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत गलत सूचना के मामले में पहले स्थान पर है। आज देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति का मूल कारण है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख ने हाल ही में कहा कि सेना का 50% समय गलत सूचनाओं से निपटने में ही चला जाता है। कर्नाटक सरकार की तरफ से प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप किसी के बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं या झूठे या गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर ऑडियो या वीडियो को संपादित करके पेश कर रहे हैं तो आपके ऊपर इस कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का पहला टेस्ट भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले लेक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज मैच का तीसरा दिन है और पहला सेशन जारी है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 5 विकेट पर 278 रन बना लिए हैं। हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ क्रीज पर है। बेन स्टोक्स को मोहम्मद सिराज और ओली पॉप को प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह ने बेन डिकेट को बोल्ड और जैक क्रॉली और जो रूट के विकेट लिए। रविवार सुबह इंग्लैंड ने 209 और 3 के स्कोर से खेलना शुरू किया। ओली पॉप ने 100 और हैरी ब्रूक ने 0 से खेलना शुरू किया। भारतीय टीम पहली पारी में 471 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष जारी है। बिहार के बेगूसराय का एक युवक ईरान में लापता हो गया। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर सैयद सैफुल्लाह 12 जून को तेहरान पहुंचा था। 17 जून से उसका फोन बंद है। परिवार से भी संपर्क कट गया है। परिजनों ने मोदी सरकार से अपील की कि वह उनके बेटे को सुरक्षित वतन वापस लाए। सैफुल्लाह से संपर्क टूटने के बाद परिजनों ने बेगूसराय के डीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान स्थित भारतीय दूतावास को आवेदन भेजकर गुहार लगाई है। परिजनों ने कहा कि सैफुल्लाह पेट्रोसाज जनरल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के तहत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करता है। वह विदेशों में भी जाकर शटडाउन हो चुके प्लांट को ठीक करके चालू करता था। परिजनों ने कहा कि इस सिलसिले में सैफुल्लाह 10 दिन पहले 20 मार्च को सऊदी अरब भी गया था। काम खत्म होने के बाद 12 जून को वह ईरान के इराक आ गया। अब उसका कोई अता पता नहीं। उसके भाई ने कहा कि कंपनी ने सैफुल्लाह के साथ करीब 40 अन्य लोगों को भी ईरान भेजा गया था। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।